हाय स्टूडेंट्स, अब तक आपको 5 वीडियोस मिल चुके हैं। उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के उसमें हमने किरचॉफ लॉ कवर किया है। किरचॉफ लॉ से पहले इलेक्ट्रिक करंट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ओम्स लॉ उससे रिलेटेड इश्यूज डिस्कस हुए हैं। इसमें किरचॉफ लॉ पे फोकस कर रहे हैं। किरचॉफ लॉ 2 लॉज है, एक करंट लॉ कहलाता है और एक वोल्टेज लॉ कहलाता है। वोल्टेज लॉ को लूप लॉ भी कहते हैं। लूप लॉ बहुत यूज होता है और हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि लूप लॉ को कैसे यूज करते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और ये न्यूमेरिकल्स सीबीएसई बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं उसमें उन्हें इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, ये क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा और जीमेल भी कर दूंगा, तो आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन को वहां से रेफर कीजिए और सॉल्यूशन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इन द सर्किट गिवन बिलो। अभी बनाता हूं। The potential difference between A and B is 16 volt. Calculate the current passing through the 2 ohm resistance. पहले सर्किट बनाता हूं। A, यहां पे एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, उसके बाद एक सेल है 9 वोल्ट का, और 1 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर 3 वोल्ट का एक और सेल है और इस सेल का नेगेटिव इस साइड में है, पॉजिटिव इस साइड में है। ये है 3 वोल्ट और यहां से रेजिस्टेंस 4 ओम का कनेक्टेड है। इसको नाम दिया है बी। ये ए ये बी है। 4 ओम से स्टार्ट होके और 1 ओम के बाद यहां पे एक और रेजिस्टेंस 2 ओम का। दिस इज 2 ओम। क्वेश्चन है इन दी सर्किट गिवन बिलो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 16। ए और बी। अब इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि आपको यह बताया गया है कि किरचॉफ का सेकंड लॉ यानी कि वोल्टेज लॉ लूप लॉ से लूप में अप्लाई हो सकता है और ये आपको सर्किट ओपन टाइप में दिखा है। तो इसमें कहा गया है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट है। ए ये रहा, बी ये रहा। 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। और इसमें क्या करना है, इसमें एक 16 वोल्ट का सेल है। ठीक है, तो देखिए ये सर्किट भी कंप्लीट हो गया। अब बेटर है कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम इसमें कहां पर है, ये रहा। इसमें करंट निकालनी है, इसमें करंट कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 सेल है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हमें जब भी कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन सामने आता है, you encounter the question, the very first question comes into your mind is whether to apply Kirchhoff law or not. So if the circuit is complicated, you must apply Kirchhoff law. Circuit is complicated or simple, ये decide कैसे करोगे? If in the circuit there are more than one cell and they are arranged in different parts of the circuit like this, तो इसमें these are the 3 cells and they have been arranged in the different parts of the circuit. So this circuit is a bit complicated. So obviously we are going to use the Kirchhoff law. Kirchhoff law का ये डिसीजन हो गया कि हाँ इसमें भी Kirchhoff law लगाना है। तो Kirchhoff law के डिसीजन के बाद आपको Kirchhoff के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने होंगे। द वेरी फर्स्ट लॉ है Kirchhoff का कि भाई इसमें
आपको सबसे पहले पूरे सर्किट में एक लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है करंट का, कि करंट कैसे कैसे पास हो रही है। तो आप देखिए, मान लीजिए यहां से करंट निकली आई, यहां से आई, इसमें आई, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, बिकॉज यहां पे दो पाथ यहां से सेपरेट हो रहे हैं, एक इधर एक इधर, ये जंक्शन है। तो मान लीजिए यहां से गई I1, तो यहां से कितनी बची I माइनस I1, जो बची हुई करंट थी यहाँ की I की, वो इधर गई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब I माइनस I1 यहाँ पे आ रहा है, इसमें I माइनस I1 लिख देते हैं, हर रजिस्टर के नीचे करंट लिखना जरूरी है। I1 यहां से आ रहा है, इसमें I1 करंट है, दोनों मिलकर फिर से बन गए I। कैसे? I माइनस I1 में I1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा I, यहाँ पे I हो गया, ये I यहां से होता हुआ वापस आ गया। तो हमने ये लॉजिक माना कि यहां से करंट निकली, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट इधर और इधर, यहां पे ज्वाइन होकर वापस गई। अब फर्स्ट टाइम जब इस क्वेश्चन को एनकाउंटर करेंगे तो आपके दिमाग में ढेर सारे डाउट्स जन्म लेंगे। जैसे आपको भी करंट हम यहां से निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप यहां से करंट निकालते हैं आई, तो यहां जाएगी, कुछ इधर डिस्ट्रीब्यूट हुई, कुछ इधर, यहां से होती हुई और इधर वाली ज्वाइन होती हुई वापस आई। तो जैसा आप चाहें सब सही है। इन क्वेश्चन की खास बात है कि आपकी लॉजिकल पास सही होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंगली आएगा। आई जो आएगा वो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस का मीनिंग होता है कि करंट की डायरेक्शन जो आपने ली है एक्चुअल में उसके अपोजिट फ्लो हो रही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था? किरचॉफ का सेकंड स्टेप है कि जब हमने करंट का लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया तो ऐसा करने में आई के कितने वेरिएबल्स आए, यहाँ पे दो आए, आई और I1। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए और दो इक्वेशन के लिए दो लूप चाहिए, बिकॉज ईच लूप गिव्स ए इक्वेशन। सो जस्ट माइंड इट, सिर्फ यू हैव टू सर्च द इक्वेशन एंड जस्ट टू मेक द इक्वेशन यू हैव टू सर्च ए लूप। So there are two loops, one loop and two loop. So two loops हैं, तो two loops हमें चाहिए बिकॉज यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बनानी है। हर लूप एक इक्वेशन देता है, बस लूप का ही रोल है। आपको डिसीजन लेना होता है कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए। ऑब्वियसली ये डिसीजन बेस होगा आई के कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, I, I1, I2, I2 एंड सो ऑन। हमारे यहाँ पे I और I1 टू वेरिएबल्स हैं, टू इक्वेशन चाहिए। हर लूप एक इक्वेशन था, तो यहाँ पे टू लूप्स हैं। टू लूप्स मुझे दिख भी रहे हैं, एक ये एक ये, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। इसमें मैं यहां से मूव करूंगा और इस लूप में ऐसे मूव करूंगा, तो इसके नाम देता हूं मैं कुछ, ए और बी तो यूज हुआ, ये सी डी, यहाँ पे ई एफ जी और इस पॉइंट को एच कहते हैं। तो इन लूप डी ए बी सी डी, इस लूप में हम यहां से मूव कर रहे हैं। तो वी आर मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, यहां से ऊपर जाएंगे, फिर यहां से इधर आएंगे। स्टार्ट करते हैं डी से, डी से गए यहां आए। वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड बाय चांस करंट इज फॉलोइंग अस। So current direction and our direction is same, so we have to use positive sign with IR. तो ये हो गया 4I, 4I। यहां पे आए, यहां पे पहले सेल का पॉजिटिव प्लेट हमारे सामने आया तो +9 लिया। जो भी सेल का टर्मिनल हमारे रास्ते में पहले आता है उसी का साइन होता है। फिर यहां पे आप देखेंगे कि हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट भी ऐसे मूव कर रही है, इसमें एरो बता रहा है। तो 1 into I, V क्या होता है IR, I ये है, R ये है, तो प्लस के साथ हम लिख रहे हैं 1 into I minus I1। फिर आगे गए, हमें कौन सी प्लेट पहले एनकाउंटर हुई, माइनस, तो -3। करंट भी इधर मूव कर रही है, हम भी इधर मूव कर रहे हैं। I, इसका रेजिस्टेंस हमने नहीं लिखा है 4 ओम, दिस इज 4। तो V होता है इसका IR, I है ये, R है ये, तो +4 आ गया। यहां आ गया
प्लेट पहले तो -16, जहां से स्टार्ट किया था भाई पहुंच गया, अब इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, सारे i1 कलेक्ट कर लेते हैं, सारे कांस्टेंट राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो यहां पर 4i प्लस 1 आएंगे 5i, 5 और 4 9i, तो 9i प्लस ये 9 है, 9 माइनस 3 6 प्लस का 6, प्लस का 6 और माइनस का 16, तो माइनस का 10 उधर जाएंगे तो प्लस के 10 इज इक्वल टू, मैं प्लस के 10 उधर से लिख लेता हूं। अब i1 और कलेक्ट करना है मुझे, माइनस का i1 है बस, और कहीं भी मुझे i1 दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस i1। तो इक्वेशन बन गई 9i माइनस i1 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहां पे चलूंगा, इस पॉइंट को थोड़ा सही से मैं बना देता हूं, एच आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, H E F G H। अब मैं ऐसे मूव करूंगा इस तरह से, इन लूप H E F G H, इस लूप में यहां से आ रहे हैं, करंट भी इधर जा रही है, हम भी इधर मूव कर रहे हैं, 2 into I1। अब यहां पे देखिए, यहां आने के बाद आपको ऐसे मूव करना है, लेकिन करंट तो ऐसे मूव कर रही है, तो यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो यू नाउ यू विल यूज नेगेटिव साइन विद IR। तो यहां पे इसके लिए माइनस साइन आएगा, माइनस लगा देता हूं। I कितना है, I माइनस I1, और R कितना है 1। फिर कौन सी टर्म में है, माइनस नेगेटिव, तो -9 H पे पहुंच गए इज इक्वल टू 0। अब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इसको, 2i1 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के i1, तो ये हो गया 3i1 माइनस i इज इक्वल टू 9। मैं 9 को उधर ले गया, सेकंड इक्वेशन हो गई ये। अब मेरे पास 2 इक्वेशन है and there are 2 variables, so no tension, we will solve the equation. These 2 equations are quite simple, so we can solve these equation in a very simple way, very quickly. हमें निकालना क्या है, इसमें करेंगे i1 हमें निकालना है, तो i को एलिमिनेट कर देते हैं। ये था 9i, i को i लिख देते हैं, प्लस 9i माइनस i1 था इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन बनता है। हमें निकालना है इस क्वेश्चन में 2 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है, यानी i1 निकालना है, तो i को खत्म करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 9 3 27, 27i1 माइनस 9i इज इक्वल टू 81, और ये इक्वेशन एज इट इज लिख देते हैं, माइनस i1 प्लस 9i इज इक्वल टू 10। अब क्या करना है आपको पता ही है, इसको ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो गया, 27 में से 1 माइनस के 26, 26i1 इज इक्वल टू 81 और 10 91, तो i1 कितना हो गया 91 अपॉन 26 एम्पियर, ये आंसर है। इसको डिवाइड कर लेना, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको दिख रहा होगा, तो मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, i1 इज इक्वल टू 91 अपॉन 26 एम्पियर। इसी को मैंने हेल्प किया, आपको दिखाई दीजिए। ये क्वेश्चन 33 था, ये 33 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 34 कल वाले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, और आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल ये है तो न्यूमेरिकल, लेकिन इसमें डाटा 1 2 3 4 की फॉर्म में नहीं रखे, इसमें r डैश r नोट। तो इस तरह के डाटा जब दिए होते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो मैं आपके लिए ये सॉल्व कर देता हूँ।
ये है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 है, इसकी पहले फिगर बनाते हैं। इसमें फिगर दी हुई है, V वोल्ट का सोर्स दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है R0, और एक रेजिस्टेंस इस तरह से दिया हुआ है R, जो इसके बिल्कुल मिडिल में ज्वाइन हो रहा है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। ए रेजिस्टेंस ऑफ R ड्रॉस करंट फ्रॉम पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, बट पोटेंशियोमीटर का इसमें कोई रोल नहीं है, अभी आगे आएगा। ये सिंपल सर्किट है, तो पोटेंशियोमीटर से कंफ्यूज मत होना। रेजिस्टेंस ऑफ R ड्रॉस करंट फ्रॉम a potentiometer. The potentiometer wire AB has total resistance R0. यहां से यहां तक वायर है AB। पोटेंशियोमीटर के वायर में ध्यान रहे इट कैरीज सम रेजिस्टेंस। तो यहां पे A से B तक स्ट्रेट लाइन दिखाई है, लेकिन एक्चुअली यहीं से रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है और यहां पे फिनिश होता है। पूरे वायर में रेजिस्टेंस होता है, ये ध्यान रखना। और आपको ये फॉर्मूला ही पता है R का, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट ज्वाइन हुआ है ये पूरे वायर का मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट का मीनिंग है कि यहां से यहां तक रेजिस्टेंस क्या होगा, R0/2। यहां से यहां तक R0/2। अभी कह रहे हैं derive the expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of potentiometer wire। ये स्लाइडिंग कांटेक्ट है, स्लाइड करता है और ये वायर के बिल्कुल मिडिल में है। तो वोल्टेज derive the expression for the voltage across R, यहां वोल्टेज निकालनी है, बस इतना करना है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सोर्स है B, इस B सोर्स से A और B में रेजिस्टेंस है R0, और इस पूरे रेजिस्टेंस को हाफ करना, बिकॉज ये जो स्लाइडर है वो इसके मिडिल पॉइंट से जॉइन हो रहा है, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम यहां से यहां तक की लेंथ को हाफ हाफ कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का R0/2, R0/2। तो इसको समझाने के लिए मैं फिगर को रीजनरेट कर रहा हूं। इसको मैं R0/2 और इसको भी, इसको यहां ज्वाइन करना है। मुझे यहां पे V1 की वैल्यू निकालनी है, सब ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, A और ये वाला पॉइंट इसको इंडिकेट कर लीजिए, इसको लेबल कर लीजिए, इसको कर लेते हैं C। A और C में आपको I निकालना है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू होता है IR। तो इन क्वेश्चन को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो भी निकलवाना है उसके बाकी दोनों वैल्यू पता हो। जैसे V निकलवाना है तो I और R निकालना है तो V और I, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे V पूछा है तो मुझे I चाहिए कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी, और R तो दिया ही हुआ है, तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन है I निकालने में। तो किरचॉफ लॉ से मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। यहां से करंट आ रही है I, यहां पे आके दो पार्ट में डिवाइड हुई, यहां गई, लेट्स से इसमें ले लेते हैं I1, तो यहां कितनी जाएगी I - I1। यहां पे जंक्शन लगा दिया हमने,
और ये I माइनस आई वन यहाँ आ गई और ये I1 यहाँ से यहाँ पे दोनों ज्वाइन हो गई, फिर से क्या बन गई I1 I और ये फिर से I, यहाँ से I होती हुई, मैं एक बार फिर से इसको रिडिफाइन करता हूँ। यहाँ से कोई सेल या बैटरी होगी, इसमें से I करंट निकली, इस I में से I1 तो इधर फ्लो हो गई और पास लिखने पर से I1 यहाँ गई, बची ही कितनी I में से I1 यहाँ गई कितनी I माइनस I1, वो इधर चली गई। I माइनस I1 और I1 दोनों ज्वाइन जब हुई, I माइनस I1 और जब I1 दोनों ज्वाइन हुई तो क्या रह गया I, इसलिए I बचा हुआ पार्ट इधर चला गया। एक सोर्स से जितनी करंट निकलती है उतनी ही वापस जरूर आती है। यहाँ पे हम सब सही कर रहे हैं अभी तक। अब आपको क्या करना है, A और C का नेट रेजिस्टेंस निकालना, बिकॉज़ दे आर टू रेजिस्टेंस R0/2 and R। सो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन या अक्रॉस AC, तो लेट्स से रेजिस्टेंस है R1, तो 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 अपॉन R0 प्लस 1 अपॉन R। सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ गया R0 एलसीएम आ गया, यहाँ 2R प्लस R0, ये 1 अपॉन R1 है, तो R1 कितना होगा, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, R0 अपॉन 2R प्लस R0। ये हमारा A और C पे नेट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब इस फिगर को आप ऐसे बना सकते हो, यहां पे सोर्स है V वोल्ट का, अब मैं यहां पे A की रेजिस्टेंस R बना रहा हूं, ये R1 और ये R0/2, R0/2। अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन मैंने यहां नहीं बनाया बिकॉज़ इन दोनों की जगह ये सिंगल आ गया R1। करंट कितनी फ्लो हो रही है I, ठीक है। अब इनका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये सीरीज में इज इक्वल टू, इसको R डैश नाम दे देते हैं, R1 प्लस R0/2, R1 की वैल्यू यहां से लिख देते हैं R0 अपॉन 2R प्लस R0 प्लस R0/2। इसमें एलसीएम लेते हैं, 2R प्लस R0 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2R R0 प्लस यहाँ से 2 कैंसिल होगा, तो R0 इंटू 2R प्लस R0 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया R डैश, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, इस 2 को मैं इधर ले आता हूं, यह थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है, नहीं कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यहां पे ये R डैश आ गया, ये है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, करंट का फॉर्मूला होता है टोटल E अपॉन टोटल R, यहाँ पे E की वैल्यू क्या है V, तो करंट कितनी हो गई I, मेरे ख्याल से इतनी हाइट पे आपको दिख रहा होगा, I टोटल भी कितना है V और टोटल रेजिस्टेंस ये रहा, डिवाइड कर देते हैं, तो 2R R0 प्लस R0 2R प्लस R0 और ये वाला पार्ट ऊपर पहुंच जाएगा 2R प्लस R0 2R प्लस R0, ये करंट फ्लो होगी किसमें से, इसमें से। तो ये करंट जब यहां पे फ्लो होगी, इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है,
नहीं होगा। ओके, जब ये करंट इसमें जाएगी तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, लेट से आया V डबल डैश, ये V इन दोनों में होगा बिकॉज ये अकेला इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। तो जो इसमें भी होगा वो ही दोनों में होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो मैं V निकाल रहा हूं और फिर मान लूंगा यहां भी वही सेम होगा, तो V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो V होता है IR, R इसमें है R1, I की वैल्यू और R1 की दोनों की लिख देता हूं मैं। I1 की 2V 2R प्लस R0 अपॉन 2R R0 प्लस R0 2R प्लस R0 इंटू R1। ठीक है, R1 हमारा कितना था, ये था, दिस इज R1। तो R0 डिवाइड बाई 2R प्लस R0, 2R प्लस R0, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो V आ गया हमारा ऊपर 2VR R0 और नीचे R0 कॉमन आ सकता है, ले लीजिए ताकि ऊपर कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2R प्लस R0। ठीक है, और ये मैंने यहां पे लिख दिया है, R0 कैंसिल आएंगे तो आ जाएगा, इसको V डबल डैश ले लिए वरना ये कंफ्यूजन यहां से क्रिएट करेगा। हमने ये इसमें माना है तो इसको थोड़ा अलग शो करना है, V डबल डैश। तो ये हो गया 2VR अपॉन 2R 4R प्लस R0, ये हो गया V डबल डैश। अब ये जो V डबल डैश है वो है A और C के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो जो इसमें V होगा वही इन दोनों में होगा, तो हमें यहां पे मिल गया V। अब इस रेजिस्टेंस का V पता चल गया, इसका R पता है, ठीक है, और इसमें हमें I पूछा है ना, क्वेश्चन में पूछा है डेरिवेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R, बस वोल्टेज पूछे, करंट नहीं पूछी, हमारा आंसर आ गया वोल्टेज अक्रॉस R क्वेश्चन था, तो इसमें ये ही हमारा आंसर है, दिस इज आंसर। आई रिपीट, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, काफी लंबा हो गया। दिस इज द सर्किट व्हिच इज गिवन in the circuit the sliding contact has been touched at the middle of this wire, at the center. This means the resistance of A and B will be divided into two equal parts. The whole resistance between A and B is R0, so the resistance of AC is R0 by 2 and remaining part is R0 by 2. Now this sliding point is connected at C, so this is the resultant circuit. Now these two resistors are in parallel, you can easily make out. So the net resistance of R0 by 2 and R we have calculated over here, so R1 comes out to be this. तो इसकी corresponding figure ये है, this is the corresponding figure, R1 is R0 here. Now these two resistors are joined in series, so the total resistance of the circuit यहाँ पे R dash है, R dash हमने कैलकुलेट के दोनों को ऐड कर दिया है, तो this is the net resistance of the whole circuit. Now you know whole resistance of the circuit, you know the potential difference of the circuit, so you can easily calculate the current. So here we have calculated the current flowing through the circuit, so I is equal to V upon R, तो V था और टोटल रेजिस्टेंस जो निकाला था उससे डिवाइड कर दिया है, सो करंट आ गई। अब दिस करंट इज डिवाइडेड फ्रॉम द पॉइंट A, some part will pass through R0 by 2 and remaining part will pass through the R. Now in this case do one thing, combine these two resistance,
like this. ठीक है, so now the whole current has to pass through this resistor because there is no alternative path is available for the current to pass through. So I is passing through R1. Now V across R1, I into R1. तो यहाँ पे हमने I into R1 कैलकुलेट किया है, तो V निकाल लिया। इसमें खास बात तो ध्यान देने की वो है कि जो इसमें भी होगा वही इन दोनों में भी होगा, बिकॉज इन दोनों को ये सिंगल रिप्रेजेंट कर रहा है और पैरेलल में भी होता है C, राइट। सो दिस इज द आंसर। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आज मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाऊंगा, इसी में कंसेप्ट और सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, ये भी कर लिया था। ओके, देयर आर टू लाइक क्वेश्चंस, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे हैव रिटन R against each resistor, and this in the second question the value of the resistance has been given. So better I solve one, you solve another, or I will try to solve each question. Question number 25. The one very important concept which I am just explaining for you is current distribution. There exist some circuits which are symmetrical from both the sides. So what is symmetrical and both the side? What does it mean? Let's see. यहाँ पर like this is resistance, this is two resistances, single resistance, two resistance, single resistance. This is point A and B. The average resistance is R, let's say R, O, and R. This is the very interesting network which is given over here. So I'm just explaining what is symmetry, right? Between A and B, you have to join a cell. You join the cell like this way. So positive side in this direction, of course negative in other direction. So current starts from here. यहां से करंट लेट्स I करंट आ रही है, I को दो पार्ट में डिवाइड होना है, बिकॉज यहाँ पे there are two paths emanating from this point. तो मान लीजिए I में से इधर गया I1 और यहाँ पे गया I माइनस I1, जंक्शन लगा दिया, रिमेनिंग पार्ट I करंट है, I में से I1 बचा हुआ I माइनस I1 यहां से गया, I माइनस I1 यहां से जा रहा है, और उसके बाद यहां पे कुछ होगा, नहीं पता क्या होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। नाउ जस्ट रिवर्स दिस सेल, पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव इस साइड है। नाउ मैं पॉजिटिव इस साइड ले रहा हूं, नेगेटिव। नाउ करंट विल एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट एंड विल लीव आउट फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट? So when the current will enter at this point, this figure is symmetrical from both the sides. What does it mean? Please see. इस पॉइंट पर जैसे आते हैं तो इमीडिएटली दो पाथ हैं। फर्स्ट पाथ में एक R नाम का रेजिस्टेंस है और दूसरे में R और R दो रेजिस्टेंस है, ये पाथ है। अब यहां पे आते हैं, जब हम यहां पे आते हैं तो इमीडिएट जो पाथ है वो भी, यहां पे भी दो पाथ है, इधर इधर, इसमें भी एक तरफ R है और रिमेनिंग में R और R टू रेजिस्टेंस, दोनों तरफ से फिगर क्या हो गया? सिमिलर, एक जैसा। इसी को कहते हैं
फिगर इज सिमेट्रिकल फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोस्तों जब भी ऐसी फिगर सॉल्व करने को मिलेगी तो समझ जाओ आपकी लॉटरी निकल गई, क्योंकि इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना इज डैम सिंपल। हाँ देखिए, अब मान लीजिए इतना आपने मेकअप कर दिया, यहां से अगर करंट एंटर होती, सेम करंट आई एंटर होती, तो यहां पे आपने सिंगल वाला रेजिस्टेंस, उसमें कितनी करंट ली है, I1। अब यहां पे ये सिंगल वाला है और यहां डबल सिंगल डबल। सिंगल में इधर जो करंट ली थी इधर भी वो ही करंट लेनी है, डबल में जो करंट ली थी यहां भी डबल में सेम करंट लिखनी है। यही सिमेट्रिकल फिगर का बेनिफिट है। तो सिंगल में I1 लिखी थी तो यहां भी मैं I1 लिख देता हूं, और डबल में कितनी थी I माइनस I1, तो यहां भी मैं I माइनस I1 लिख देता हूं। यहां मैं एरो कहीं नहीं बना रहा था, ध्यान रहे एरो नहीं बनाने से वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये मैंने बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये वैल्यूज लिखी हैं, बिकॉज दोनों तरफ से फिगर सिमेट्रिकल थी, करंट इधर से एंटर हो इधर से लीव आउट हो, या इधर से एंटर हो इधर से लीव आउट हो। तो जो आपने इधर किया था वो यहां पे करना है, ठीक है। अब करंट तो एक ही तरफ से फ्लो होगी, तो हमें करंट को एक ही तरफ से जो पहले था उसी पे ले लो। यहां से करंट गई I1 और यहां पे I माइनस I1। अब देखिए I1 करंट यहां पे आ गए, अगेन ये जंक्शन है, और हाउ मेनी पाथ ओवर देयर आर 2 पाथ्स अवेलेबल फॉर द करंट I1, सो करंट हैव टू डिवाइड। तो करंट को this current will divide into two parts because two paths are available, so current has to divide in this. Now in this path how much current is flowing, I minus I1। अब ये करंट यूज हो रहा है, I1 में से इतनी करंट इधर गई, एरो अब बना दो, बची कितनी, बची के लिए माइनस करते हैं, I1 आ रही थी माइनस I माइनस I1, माइनस साइन अगर ओपन करेंगे I1 माइनस I प्लस I1, I1 करेक्ट तो 2I1 माइनस I, तो इतनी करंट बची वो इसमें से पास हो गई 2I1 माइनस I, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया। दिस करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, नाउ इट फेसेस जंक्शन, सो करंट हैज टू डिवाइड इनटू टू पार्ट। इसमें हमने पहले ही वैल्यू लिखी हुई है इतनी, तो I1 में से इतनी करंट इधर गई, बची हुई इतनी गई। ये उस टाइप में 5 एम्पीयर आ रही है, 5 में से 3 इधर गई और बची कितनी 2। कैसे निकाला, माइनस करके, हमने माइनस करके यहां से निकाला है ये। अब दिस अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, यहां पे आ रही है और यहां से आ रही है I1, तो यहां से ये दोनों करंट यहां पे क्या होंगी, ज्वाइन। तो ज्वाइन करने में कितनी मिलेगी, 2I1 माइनस I प्लस I माइनस I1, ज्वाइन करिए, माइनस I1 माइनस 2I1 और माइनस I1 कितना बचा, I1 माइनस I1 प्लस I कैंसिल, कितनी बची I1, तो यहां पे कितनी करंट जाएगी I1। और देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है, पहले से क्या लिखा हुआ है I1, तो ये सिमेट्रिकल फिगर का बेनिफिट है। तो whenever you encounter a figure which is symmetrical from both the sides, so you can arrange the current like this। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अब मैं हटा देता हूं, तो यहां पर मुझे पूरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। क्लियर, मेरे ख्याल से ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इसमें निकालना क्या है, what is the equivalent resistance between the terminals A and B? Each resistance 10 ohm का है, ओके। इसमें जितने भी R आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे 10 ohm के, all R's are 10, all are 10 ohms। अब देखिए यहां पे एक और ट्विस्ट है, अभी तक जितने भी किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस कर रहे थे
उसमें से हम या तो आई निकाल रहे थे या बी निकाल रहे थे। कि आपसे पूछा था कि करंट कितनी होगी, इस डायग्राम में कितनी करंट फ्लो होगी, या डायग्राम में जो रेजिस्टेंस है उसमें भी कितना होगा, तो आई और आर को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो कोई खास डिफरेंस नहीं था, आई निकाला या बी निकाला था, मल्टीप्लाई करके बी इक्वल आई आया था। यहां पहली बार रेजिस्टेंस निकालना है। यस, किरचॉफ लॉ का यूज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने में भी होता है। There are three parameters: V is equal to IR, V, I, R. So far you were using V and I. Now Kirchhoff law is being used to calculate R of the whole network without bothering whether some of the resistance are joined in series or parallel or in no manner. इसमें खास बात यह है कि इसमें हमें ये नहीं दिखाना कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स सिखा रहा हूं। अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है और सर्किट इज कॉम्प्लिकेटेड बन, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। जैसे यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले एक सेल लगा दो। जिन 2 पॉइंट्स के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमने यहां पे सेल लगा दिया, उसका ईएमएफ था ई। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। नाउ लेट total resistance between A and B is R. Let total resistance between A and B is R. ठीक है, कुछ और लेते हैं यार। R और R एक जैसा लग रहा है, इसमें हम लेते हैं R डबल डैश। ठीक है, टू मेक इट डिफरेंट। तो टोटल इसमें है आर डैश। ना इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये सेल, यहां सिर्फ एक रेजिस्टेंस है आर डबल डैश, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस का रूल क्या है, नेट रेजिस्टेंस जिन रेजिस्टेंसेस का रिजल्टेंट है तो उनको हटाकर उस अकेले रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, कि वो अकेला सबके इक्वल है। हमने भी वही किया है, हमने पूरे सर्किट को हटाकर सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया। ये सेल है, ईएमएफ पी है, करंट कितनी थी आई, अभी भी सेम, सब कुछ सेम हो रहा है। इक्वेशन लिखेंगे E इज इक्वल टू आई आर, या किरचॉफ में लगा लेना, तो यहां पर E इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये एक इक्वेशन आ गया। नाउ R dash. Now you have to make it very clear that you have to calculate R double dash. कितना अच्छा हो अगर इधर I आ जाए, जैसे 5i 6i, I से I कैंसिल हो जाएगा और 6 बचाएगा तो R डबल डैश निकल आएगा। तो हमारा सॉल्यूशन यहां लाई करता है कि E की वैल्यू समथिंग आई हो, समथिंग में 5 6 10 कुछ भी हो सकता है। यानी हमें हमारी इस समय नीड ऑफ द आवर क्या है, वी नीड इक्वेशन इन्वॉल्विंग ई। और किरचॉफ लॉ तो है इक्वेशन का ट्रेजर, इक्वेशन की खान है। इक्वेशन कितनी बना लो, उसके लिए आपको चाहिए क्या होता है, एक लूप। एक लूप में किरचॉफ लॉ लगाओगे तो क्या आएगा आपका इक्वेशन। तो यहां पर एक लूप लेना सबसे सिंपल, तो मैं ये लूप लेता हूं क्योंकि इसी में ई आ रहा, नाम देता हूं इसको, ये ए है, बी ई, ए बी ई ए लिखते हैं इन लूप ए बी ई ए। तो यहां से चलते हैं I माइनस आई वन और R, I माइनस आई वन और R, ये करंट कंफ्यूज मतलब ये इसमें है, इसमें सेम करंट है, तो 2 बार होगा तो इसमें डबल कर लेते हैं, 2 R I माइनस आई। मैंने इन दोनों को अलग अलग लिखने की जगह एक लाइन सेव कर ली, दोनों को इकट्ठा रख दिया, दोनों R इंटू आई माइनस आई वन, R इंटू आई माइनस आई वन इकट्ठा, 2R I माइनस आई वन। यहां से गए यहाँ आए,
यहां पे गए, यहां पे कितनी करंट है, I1R, फर्स्ट प्लेट कौन सी है, माइनस, तो माइनस ई इज इक्वल टू 0, तो माइनस ई को उधर ले जाएंगे, प्लस ही जाएगा, सो इट कम्स आउट 2R I minus 2R I1 plus I1R is equal to E। अब देखिए I1 टू प्लेसेस पे, इनको ज्वाइन कर लेते हैं, यह 2R I1 है और 1 I1R है, तो कितने हो गए, 3I1R, तो 2RI माइनस, सॉरी ये माइनस में है प्लस में है, तो 1 माइनस का होगा, माइनस 2R प्लस 1 हो गया माइनस R I1 इज इक्वल टू E। इक्वेशन कुछ नाम लेते हैं, 2 की 1 यहां पे दे दिया। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, कहां की इक्वेशन हमारी, ये इस इक्वेशन में हमारा ऑब्जेक्ट होता है किसी भी तरीके से E इज इक्वल टू समथिंग I R आ जाए, तो यहां पे ये इक्वेशन तो आ गई I इज इक्वल टू I R की, बट एक अनवांटेड गेस्ट और आ गया I, यहां पे I जो है वो I1, इसको हमने बुलाया नहीं था, हमें तो सिर्फ E और I का एक्सप्रेशन चाहिए था, बट I1 बिना बुलाया आ गया, तो हमें अब एक जरूरत और है, एक एक्सप्रेशन और चाहिए जो I और I1 में इन्वॉल्व हो, ताकि I1 को भी I में कन्वर्ट कर ले, यानी एक एक्सप्रेशन और, यानी एक लूप और, तो यहां ले लीजिए इस तरह लूप ले लेते हैं, इसको नाम लेते हैं ये C D A C O D A, इन लूप ACODA, इसको मल्टीप्लाई करते हैं R और R, तो ये हो गया 2R I minus I1, we are moving this direction, ठीक है, यहां से मूव कर रहे हैं, ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे और ऐसे आएंगे, तो यहां तक आया, ये आ गया, नाउ वी हैव टू मूव अप, बट करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, तो हमें माइनस साइन यूज करना है, तो यहां हमें माइनस लगा दिया, इसमें करंट कितनी है ये, तो माइनस 2I1 माइनस I, और रेजिस्टेंस कितना है R, यहां पहुंचे, यहां जाना है, we have to move in this direction but current is flowing in this direction, so again we are moving against the flow of the current, so again minus sign, so minus R I, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे I और I1 कनेक्ट करते हैं, आप देखिए R R R सब में से कॉमन है, कॉमन में आप उधर ले जाओगे तो 0 अपॉन R 0 हो जाएगा, R में हटा रहा हूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2I माइनस 2I1 माइनस, यहां से R हट चुका है, माइनस आने तो साइन चेंज कर दो, 2I1 प्लस I, यहां से R हट चुका है माइनस I1 इज इक्वल टू 0, कलेक्ट कीजिए, I एक ये रहा 2I और I 3I, 2I1 माइनस 2I1 4I1 और 5I1, तो माइनस का I1 का उधर जाएंगे इक्वल के, तो इज इक्वल टू 5I1, तो यू कैन से I1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 इंटू I, जो चाह रहे थे वो मिल गया, बिकॉज यहां पे हमें I1 इज इक्वल टू समथिंग I चाहिए था, वो आ गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, आप यहां पुट कर दीजिए, मैं इतना क्वेश्चन putting this value of I1
इंटू इक्वेशन 2, 2RI माइनस RI1 था, I1 में यहां से पुट करता हूं 3/5I इज इक्वल टू E। इसमें अब कंबाइन हो जाएंगे। आप ऐसा करो, R की वैल्यू दी हुई है इस क्वेश्चन में 10, ठीक है, R इज इक्वल टू 10 ओम गिवन। तो सिंपल करने के R लिख दो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 2R कितना हो 20I माइनस R 10/5, 2 या 10, 2 into 3 6I इज इक्वल टू E। तो 20I माइनस 6I तो 14 बचा, 14I इज इक्वल टू E। अब इस वैल्यू को पहली वाली जो वैल्यू थी वहां पे रखो, putting this value in equation 1, E is equal to I R डबल स्टार, E की जगह लिख दिया 14I is equal to I R डबल डैश, I से I कैंसिल तो R डबल डैश आ गया 14 ओम। आंसर इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। In this question, the figure is given and the value of R is also given. The one important thing is this: in this figure is symmetrical from both the sides, so it make us very easy to make distribution of the current. तो सिमेट्रिकल फिगर के अकॉर्डिंग हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन शो किया ये सर, और करंट हर आर में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो लगा दी, ठीक है। यहां से आई गई, आई यहां से डिवाइड हुई I1 और I माइनस I1। सिमिलरली जो हमें वन पर एक सिंगल रेजिस्टेंस वाले में बनानी थी, यहां पे सेम करंट होगी, I1 और बची I माइनस I1 करंट बनाई। उसके बाद हमें निकालना था इस फिगर में नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए ये वाला पॉइंट है, बी ये वाला पॉइंट है। तो मान लिया जो पूछा है वो मान लिया कि नेट रेजिस्टेंस है आर डबल डैश, तो इन सबको हटा के हमने फिगर को सिंपल कर लिया, ये फिगर इसमें कन्वर्ट हो गई, तो E इज इक्वल टू आई आर डबल डैश, ये इक्वेशन आ गई। अब हमें स्ट्रेटजी बनानी है, हमें सोचना हम क्या करें, तो हमारा आंसर है निकालना क्या है, आर डैश चाहिए, आर डैश चाहिए, तो E इज इक्वल टू समथिंग आई हो, जैसे 5I 6I, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ है I से I, तो वो हमें चाहिए, यानी हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें E और I आता हो, ये हमारी इस समय नीड है, नीड ऑफ द आवर है। तो एक एक्सप्रेशन चाहिए, और किरचॉफ लॉ में तो एक्सप्रेशन के लिए लूप लेते हैं जिसमें E आ रहा हो, तो हमने ये लूप ले लिया, ये वाला बाईपास वाला बाहर वाला जिसमें E आ रहा है, और इसमें इक्वेशन लगा दिया। लेकिन हमारी खुशी थोड़ी सी रह गई, बिकॉज हमें जो E और I में रिलेशन चाहिए था, I के साथ I1 भी आ गया। अब क्या करें, तो अब हमें I1 और I में एक एक्सप्रेशन चाहिए ताकि I1 को I में कन्वर्ट कर दें, यानी फिर से एक एक्सप्रेशन चाहिए। तो एक्सप्रेशन के लिए एक लूप, हमने एक लूप ही ले लिया, लूप में जब किरचॉफ लगाया हमें अपने मन की मुराद मिल गई, I और I1 में रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन हमने यहां रखा, E और I में रिलेशन आ गया, वो हमने यहां पे प्लेस कर दिया, आंसर है दैट्स व्हाट। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कल किए थे, मैंने आपको इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन सॉल्व करना भी बहुत कॉशियस का काम है, बिकॉज इसमें इक्वेशन बहुत टिपिकल होते हैं। जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं वो 2 या 3 नहीं होते, 1/2 1/21 बड़े अजीब गरीब होते हैं। तो while you are solving the question you have to take a great question because there are 100% chance that you will commit an error। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चंस ऑलमोस्ट के सारे ही हो गए। मैंने ये क्वेश्चन आपको भेज दिए हैं,
इन क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गए, वो मीटर ब्रिज के, जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहां पे हमारा किरचॉफ लॉ खत्म होता है। तो आज मैं इवनिंग में आपको किरचॉफ लॉ का एक असाइनमेंट देने जा रहा हूं। असाइनमेंट आपको डेली करना है दोस्तों। इस चीज में अगर आपको फिजिक्स में एक्सरसाइज करनी है, फिजिक्स में पीछे मत रहना। मैं डेली एक आपको छोटा सा असाइनमेंट दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। आप रात में 1 o'clock 2 o'clock डजंट मैटर कितना भी, उसको पूरा करके ही सोना। ये आपकी लाइफ का स्ट्रगल चल रहा है। मत भूलो कि ये स्ट्रगल हमें कहां से कहां पहुंचा देगा, हमें आसमान तक पहुंचा देगा। तो आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, सिर्फ चलना है, सिर्फ देखना है कि मेरा काम कैसे कंप्लीट हो। एक्सक्यूज देने की आदत मत डालना कि ये क्लास चल रही है, वो क्लास चल रही है, सभी की चल रही है। 95% स्टूडेंट कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं, ठीक है। 5% को उन्हें रोल मॉडल मानना है और उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये किरचॉफ लॉ यहां पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं मीटर ब्रिज स्टार्ट करूंगा और व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में किरचॉफ लॉ का यूज होगा और मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने सुना था कैप्सूल में, आज उसके बारे में कंप्लीट कंसेप्ट सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।